इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और हम सेम बुक फॉलो कर रहे थे विच इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स बाय आर.सी. हिबलर. Last week we started with the introduction of simple trusses कि ट्रस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह आप ये ट्रस जो है वो बनाते हैं, डिज़ाइन जब आप ट्रस को करते हैं तो क्या assumptions जो है वो आप यूज़ करते हैं. इनमें से पहली assumption क्या थी कि you always take the load acting on the truss कि वो तमाम के तमाम लोड जो है that is being acting on the joints only rather than at any other point on that particular member. तो जब भी आप किसी ट्रस्ट मेंबर की बात करते हैं तो आप अज्यूम करते हैं कि उस ट्रस्ट मेंबर पे जो भी लोड आ रहा है वो जॉइंट्स के ऊपर जो है वो एक्ट कर रहे हैं. सेकंड अजम्पशन आप क्या लेते हैं डिज़ाइन करते हुए कि जितने भी जॉइंट्स हैं उन पे जो जो मेंबर्स लग रहे हैं दे आर बेसिकली मीटिंग एट वन पॉइंट. इन अदर वर्ड्स जो फोर्सेज इन मेंबर्स में डेवलप हो रही हैं ऑल दोज फोर्सेज आर गोइंग टू बी कंकरेंट एट दैट जॉइंट. उसकी वजह क्या है कि आप एजम्पशन लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल की, तो आप हर जॉइंट को एज अ पार्टिकल लेके जो है वो मॉडल कर रहे होते हैं. और जब आप पार्टिकल लेके मॉडल कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि तमाम जो फोर्सेस हैं वो उस पार्टिकल का जो पॉइंट है एज अ पॉइंट मैस उसके ऊपर जो है वो कंसंट्रेट हो रही हूँ, क्योंकि अगर वो उस पॉइंट से पास नहीं कर रही होंगी, कंकरेंट नहीं होंगी, तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोमेंट और फिर वो आपका जॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. देयरफॉर व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग एनी ट्रस आपने ये दोनों एजम्पशंस जो है वो फॉलो करनी है. उसके बाद फिर हमने कहा था कि there are two different methods for performing the analysis of any truss structure. The first one was the method of joints, which we started last week, and the second one is the method of section, जो कि most likely हम आज किसी वक्त जो है वो शुरू करेंगे. Method of joint जो है it is totally based on the assumption कि आपके पास जो प्रिंसिपल था it is totally based on the principle of equilibrium of a particle. So equilibrium of a particle जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ये मेथड ऑफ जॉइंट जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस करता है. ये प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपके पास एक ट्रस जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स कि उसका हर जॉइंट भी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा. इट मीन्स कि आप जब भी किसी जॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस पर जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं द नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेज शुड बी इक्वल टू जीरो. सो यू कैन अप्लाई दोज इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इक्वेशन समेशन एफ एक्स एज वेल एज समेशन एफ वाई टू बी इक्वल टू जीरो, और हर जॉइंट पे आप ये इक्वेशंस अप्लाई करते चले जाएंगे और आपको उस जॉइंट के ऊपर जो जो मेंबर्स कनेक्टेड हैं उनकी फोर्सेज जो है वो मिलती चली जाएंगी. इसमें जब आप मेथड ऑफ जॉइंट इस्तेमाल कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉइंट जिसके ऊपर, चूंकि आपके पास देखें दो इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम की, सो इट मीन्स कि मैक्सिमम 2 अननोन्स के लिए आप किसी भी जॉइंट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉइंट जिसपे आपके पास एक नोन लोड और मैक्सिमम 2 अननोन लोड जो है वो मौजूद हों. इसी तरह आप जॉइंट बाय जॉइंट मूव करते चले जाएंगे अंटिल द फोर्सेज इन ईच एंड एवरी जॉइंट इज बीइंग डिटरमिन्ड. साथ साथ आप जब फोर्सेस की अजम्पशन कर रहे हैं तो ऑल द अननोन फोर्सेस वर इनिशियली अज्यूम्ड टू बी इन टेंशन. इट मीन्स कि आपके जितने भी मेंबर उस जॉइंट के ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं वो तमाम के तमाम मेंबर्स जो है वो टेंशन में अज्यूम किए जाएंगे. दैट इज देयर फोर्सेज आर गोइंग टू बी ड्रॉन away from that joint. Once you apply the conditions of equilibrium, उसके बाद उन conditions को देखते हुए अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ जाता है तो आप अपनी assumption उस पर्टिकुलर मेंबर के हवाले से रिवर्स कर लेते हैं. तो इनिशियली आप यही फॉलो करते हैं कि तमाम मेंबर जो है वो टेंशन में हैं और एक एक करके आप जॉइंट बाय जॉइंट मूव करते चले जाते हैं until and unless all the forces in all the members have been determined. तो ये हमारा वो मेथड ऑफ जॉइंट्स है जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी. इस मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर ही एक बल्कि मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर क्या मेथड ऑफ सेक्शन में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एक छोटा सा टॉपिक है सब टॉपिक विच इज़ अ जीरो फोर्स मेंबर. आज हम थोड़ा सा इसके हवाले से बात करते हैं शुरू में और फिर जो है वो हम एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस मेथड ऑफ जॉइंट और फिर आखिर में हम मेथड ऑफ सेक्शन का जो है वो इंट्रोडक्शन भी जो है वो देखेंगे. जिस तरह मेथड ऑफ जॉइंट टोटली बेस करता है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के ऊपर, इसी तरह जो मेथड ऑफ सेक्शन है फॉर द एनालिसिस ऑफ अ ट्रस ये मेथड टोटली बेस करता है ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन 2 डायमेंशंस. सो आपने चैप्टर नंबर 5 का जो पहला टॉपिक पढ़ा था रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम 2 डायमेंशंस पे, उसकी इक्वेशंस को हम यहाँ मेथड ऑफ सेक्शंस में अप्लाई कर रहे होंगे. बट इनिशियली लेट अस फोकस टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक टुडे व्हिच इज द जीरो फोर्स मेंबर. जीरो फोर्स मेंबर क्या होते हैं पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर हम थोड़ा सा इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे.
डेफिनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो ट्रस्ट एनालिसिस यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट स्पेशली is greatly simplified if we can first identify those members which support no loading. So आप अगर किसी तरह ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पास उस ट्रस्ट में फलाना फलाना मेंबर जो है वो इस लोडिंग के साथ किसी किस्म का लोड बियर नहीं कर रहा, तो those particular members are termed as zero force members. So these zero force members are used to increase the stability of the truss during construction and to provide added support if the loading is changed. Zero force member होते क्या हैं कि वो members truss के जो किसी किस्म का लोड सपोर्ट नहीं कर रहे, इन अदर वर्ड्स उनके अंदर जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो जीरो होंगी, वो तमाम मेंबर जो है वो जीरो फोर्स मेंबर कहलाते हैं. अब अगर वो जीरो फोर्स मेंबर हैं, कोई लोड सपोर्ट नहीं करे, फिर उनको लगाने का मकसद क्या है ट्रस में? बेसिकली वो मेंबर्स उस करंट लोडिंग के साथ जीरो फोर्स मेंबर हैं, वो सिर्फ ट्रस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपने लगाए हैं ताकि इन केस जब आप लोडिंग चेंज करते हैं तो आपका ट्रस जो है वो स्टेबल रहे. हो सकता है जब आप लोडिंग चेंज करें तो वो जीरो फोर्स मेंबर जो है वो भी लोड बियर करना शुरू कर दें, लेकिन फॉर द करंट लोडिंग अगर कोई ऐसा मेंबर है जो कि जीरो फोर्स डेवलप कर रहा है तो दैट पर्टिकुलर मेंबर इज टर्म्ड एज अ जीरो फोर्स मेंबर. The zero force members of a truss can generally be found by inspection of each joints. So I hope के definition zero force member की clear है तमाम लोगों को. Yes sir. ठीक है. So quickly मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. जीरो फोर्स मेंबर ट्रस्ट के वो तमाम मेंबर्स जो करंट लोडिंग के साथ जीरो लोड बियर कर रहे हैं वो आपके जीरो फोर्स मेंबर्स कहलाते हैं. वजह क्या है फिर उनको लगाने की कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप यूज करते हैं. अदरवाइज करंट लोडिंग के साथ वो जीरो फोर्स मेंबर है. मे बी लोडिंग जब आप चेंज करेंगे तो फिर हो सकते हैं उन मेंबर्स में भी फोर्स डेवलप हो जाए और फिर आपको ट्रस्ट को स्टेबल करने के लिए उन मेंबर्स की जरूरत पड़े. लेकिन करंट लोडिंग के साथ वो जीरो फोर्स मेंबर है बिकॉज उनमें फोर्सेस जो है वो जीरो डेवलप हो रही हैं. अब इन जीरो फोर्स मेंबर्स को हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं? इसने तो लिख दिया है बाय इंस्पेक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे. आगे अगली दो साइड में हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं जिसकी मदद से हम जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जीरो फोर्स मेंबर्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? मे बी आपके पास ट्रस्ट में 10 मेंबर्स हैं, तो अगर आपने किसी तरह आइडेंटिफाई कर लिया कि उन 10 में से 5 या 6 मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हैं, तो उनको आप अपनी एनालिसिस से निकाल देंगे और बाकी 4 या 5 जो बचेंगे उनको जो है उनके हवाले से आप उनमें जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो डिटरमिन करेंगे. तो आपकी एनालिसिस जो है या आपका सोल्यूशन जो है वो बड़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है अगर आप किसी तरह उन जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकें. अब इनको आइडेंटिफाई करते किस तरह है, थोड़ा सा हम इसके हवाले से डिस्कशन करते हैं. नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल ट्रस which is shown to you on the top right corner of this slide. I hope that this truss is visible to all of you. Yes sir. Okay. So let us first of all consider joint A of this truss, which is this particular joint. इसकी हम बात करें, ये जो joint A है, we are considering this joint for the analysis purpose. Now in order to draw the free body diagram of this joint, इस joint के ऊपर कितने members connected हैं? 2 sir. 2 members connected हैं. One is this member AB. So once you are drawing the free body diagram of joint A, you are going to get FAB, and since it is an unknown force, we are going to assume it in tension. दूसरा member कौन सा है? It is member AF. So since this is also an unknown, यानी इसमें force जो है वो unknown है, so we are going to assume this force as tension force as well, और मैं इसको FAF के तौर पे जो है वो लिख लेता हूँ. So when I am drawing the free body diagram of this joint A, I am going to get this particular free body diagram. That is दो forces के ऊपर act कर रही हैं joint A के ऊपर. One is FAB, the other one is FAF. Now if you are using the conventional XY coordinate system, then what are the forces acting along x-axis from this free body diagram? FAB. FAB only? FAB. Is there any other force other than FAB? It means that when I apply summation fx equal to 0, then it would give me FAB to be equal to 0, isn't it? Yes sir.
Okay, now what are the forces which are acting along y-axis on joint A? Sir, FAF. FAF. So since there is no other force other than FAF acting along the y-axis, it means that FAF should also be equal to 0. In other words, for the current loading of this truss, the links AB and AF are basically zero force members because they are not supporting any load for this particular loading. यहाँ तक क्लियर है हर एक को? कोई पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहें यहाँ तक? सर उस पॉइंट पे जितनी भी फोर्सेस होंगी वो सब जीरो होंगी, तब वो जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा। देखिए अभी जस्ट वेट फॉर अ मिनट, हम जनरल कंक्लूजन अभी डिराइव करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग तो हमने ये कहा कि हमने जॉइंट ए के ऊपर जो दो फोर्सेज आ रही थी वो दोनों के दोनों जीरो हैं। इट मींस कि ए बी भी जीरो फोर्स मेंबर है और ए एफ भी जीरो फोर्स मेंबर है। अब थोड़ा सा कंसिडर करें joint D को, which is this particular joint. So I am now talking about joint D. How many members are being connected at joint D? Can you identify them? Sir, 4. दो sir. दो member connected हैं. One is member DE, the other one is member DC. So if I now ask you to draw the free body diagram of joint D, आप करेंगे क्या कि joint D के ऊपर आपने free body diagram बनाने के लिए एक ये force शो की जिसको आपने FED कहा. Since it is an unknown force, so you have assumed this force to be as tensile force. The other unknown force which is acting on joint D is basically DC. So आपने इसको भी as a tensile force के तौर पे assume कर लिया और इसको आपने FDC के तौर पे जो है वो लिख लिया. Now, in order to apply the conditions of equilibrium, we need to define the x and y axis. यहाँ हम conventional x y के बजाय लेट अस सपोज कि मैं आपसे कहता हूं कि आप जो मेंबर ED है इसके डायरेक्शन में अपनी x एक्सिस जो है वो डिफाइन कर रहे हैं. सो आई हैव डिफाइंड द x एक्सिस टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ ED. y एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस ED आप डिफाइन करेंगे. सो ये आपकी y एक्सिस हो जाएंगी विच इज बेसिकली 90 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस. यहाँ तक क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम? ये जो फ्री बॉडी डायग्राम ये बनी हुई है जी, इज द फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जॉइंट डी की. ओके सर जी पूछें. सर पहले कोई भी जॉइंट लेके कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक है कि पहले कहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट करना है? नहीं, अभी सिर्फ हम जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि जीरो फोर्स मेंबर्स को हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं. एनालिसिस तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक में कंडीशन थी कि एक नोन लोड और दो अननोन लोड. लेकिन सबसे पहले हम अगर जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उन मेंबर्स को समझेंगे वो ट्रस्ट में लगे हुए ही नहीं है. जब उनको हटा देंगे तो हमारी ट्रस्ट ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी और उसकी एनालिसिस हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, ये जॉइंट डी की फ्री बॉडी डायग्राम सबको नजर आ रही है जो मैंने येलो से सर्कल की है? Yes, sir. Okay, now yes, once I apply summation Fy equal to 0, what are the forces which are acting along the y-axis on joint D? Sir, FDC. FDC का एक कंपोनेंट आएगा ना? Yes, कंपोनेंट आएगा. कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट होगा FDC sin थीटा से. ठीक है, so FDC sin थीटा should be equal to 0, isn't it? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें या तो इस इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए FDC जीरो होगा या फिर sin थीटा जीरो होगा, ऐसे ही है? Yes, sir. Yes, sir. sin थीटा जीरो कब होता है? Sir, zero. जब थीटा जीरो हो. तो क्या थीटा यहाँ जीरो है? No, sir. नहीं sir. इट मीन्स के साइन थीटा तो जीरो हो नहीं सकता. इट मीन्स कि आपकी इस इक्वेशन को सही या ट्रू करने के लिए जरूरी है कि FDC जो है इट शुड बी इक्वल टू 0, इजंट इट? सर वैसे FED कंपोनेंट नहीं बनाएगा? देखिए आप एक्सिस देखें ना, कौन सी एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं. एक्स एक्सिस आपके FDE है, यानी ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है. तो हम तो इस टाइम पे समेशन FY लिख रहे हैं ना. तो अगर कोई फोर्स x डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो y इक्वेशन में तो नहीं आएगी ना. अच्छा, नाउ कमिंग टू समेशन FX इक्वेशन.
एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जॉइंट डी के ऊपर? वन इज FDE और दूसरी क्या है? सर FDC cos थीटा। FDC cos थीटा, ठीक है। यस सर। अब लेकिन चूंकि हम इससे पहले समेशन FI जब लगाया तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि FDC तो 0 के बराबर है, तो इट मींस कि ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी, इजंट इट? यस सर। अगर ये टर्म 0 हो गई इट मींस कि आपके पास FD भी जो है वो 0 होगा, ऐसा ही है? यस सर। इट मींस के आपके पास ये जो DC और DE ये दोनों भी 0 फोर्स मेंबर्स हैं फॉर द करंट लोडिंग। अब जरा थोड़ा सा हम जनरल बात करते हैं। सो फ्रॉम दीज टू ऑब्जर्वेशंस जो हमने दो जॉइंट्स कंसीडर किए हैं, वी कैन क्लियरली कंक्लूड दैट इफ ओनली 2 मेंबर्स फॉर्म अ ट्रस्ट जॉइंट, यानी अगर आपके पास ट्रस्ट जॉइंट जो है वो सिर्फ 2 मेंबर्स से मिलके बन रहे एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लोड or any other support reaction being applied at that particular joint, then those 2 members are going to be 0 force members. So अगर किसी ट्रस्ट जॉइंट पे सिर्फ 2 मेंबर्स लग रहे हैं, बेशक वो 90 डिग्रीज पे लग रहे हैं या बेशक वो किसी भी एंगल पे लग रहे हैं, आपके पास उस जॉइंट पे अगर कोई एक्सटर्नल लोड या कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं आ रहा, तो देन बोथ दोज मेंबर्स आर गोइंग टू बी 0 फोर्स मेंबर। तो आप बाय इंस्पेक्शन उनकी फोर्सेस को 0 फोर्स कंसीडर करके उनको अपनी एनालिसिस से निकाल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आपका जो सारे के सारा ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, सारी की सारी लोडिंग जो ट्रस्ट की है, वो सिर्फ और सिर्फ इन 5 मेंबर्स के ऊपर आएगी, विच इज FE, EC, EB, CB एंड BF। ये 5 मेंबर्स एक तरह से इस लोड P को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो 2 मेंबर्स आपके बाकी जो 4 मेंबर्स आपके लगे थे, ये वाले 2 मेंबर्स और ये वाले 2 मेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लगे थे कि इन केस कहीं लोडिंग चेंज हो तो फिर इन मेंबर्स में फोर्स डेवलप होगी। लेकिन करंट लोडिंग के लिए ऑल दीज 4 मेंबर्स दैट इज AB, AF, ED एंड DC आर गोइंग टू बी 0 फोर्स मेंबर्स। यहां तक पॉइंट क्लियर है हर एक को? यस। अच्छा, चलें थोड़ा सा मजीद अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं 0 फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के हवाले से। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर ट्रस्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज बीइंग शोन टू यू ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस स्लाइड। आई होप कि ये दूसरी ट्रस्ट हर एक को विजिबल है। यस सर। ओके, नाउ इन दिस ट्रस्ट लेट अस अगेन, पहले हम थोड़ा सा जनरल टर्म से बात करते हैं, पहले हम थोड़ा सा स्पेसिफिक जॉइंट के हवाले से बात करते हैं, फिर हम अपनी चीज को जनरलाइज कर लेंगे। सो स्टार्टिंग विद जॉइंट डी नाउ, हाउ मेनी मेंबर्स आर कनेक्टेड एट जॉइंट डी? 3 members. 3, 4. So once I draw the free body diagram of joint D, I'm going to get a force which is FDE. क्योंकि ये तमाम unknown forces हैं, so I'm going to assume all these forces to be in tension. The other one is FDC and the third one is FDA. और आपके पास जो है वो 90 डिग्रीज के ऊपर एक्ट कर रहे थे। एक्सेस which I'm going to define here are ये वाली एक्सेस मैं एक्स एक्सेस के तौर पे डिफाइन कर लेता हूँ, और इसके परपेंडिकुलर मेरे पास ये एक्सेस जो है वो y एक्सेस आ जाएंगी। ओके, नाउ राइटिंग summation fx equal to 0, what are the forces which are acting along x direction? FDA. FDA. So it means that FDA is going to be equal to 0, isn't it? Yes sir. Okay, applying summation fy equal to 0 on joint D would give me FDC should be equal to FDE. Okay, now once you have completed the analysis of this joint, let us now consider joint C. Joint C की अगर मैं बात करूं तो joint C पे कितने members connected हैं? 3 members connected हैं. So if I am drawing the free body diagram of joint C, I am going to get FCD which is going to act in this direction, FCB which is going to act in this particular direction, and this is going to be FCA जिसको मैंने यहाँ identify करके लिख लिया है. Okay, now again I am going to define the x-axis as this axis, y-axis जो है वो मैं define कर लेता हूँ in line with DC and CB.
So once I am writing summation fx equal to 0, हमें summation fx equal to 0 में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट मिलना चाहिए? सर एफ सी एक साइन थीटा। तो एफ सी ए साइन थीटा मुझे मिल गया। अगेन साइन थीटा कब 0 होगा? जब थीटा 0 के बराबर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ थीटा 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एफ सी ए जो है वो 0 के बराबर हो, इजंट इट? यस सर। और समेशन एफ वाई जब आप लगाएंगे तो आपके पास एफ सी बी और एफ सी डी जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी। इट मीन्स के अगर हम इसको कंक्लूड करें फ्रॉम दीज टू फ्री बॉडी डायग्राम्स, इट इज क्लियर दैट इफ 3 members फॉर्म अ ट्रस्ट जॉइंट, अगर 3 members से मिलके कोई ट्रस्ट जॉइंट बना है फॉर विच 2 of the members are कोलिनियर, पहले केस में ये 2 members कोलिनियर थे, दूसरे केस में ये 2 members जो है वो कोलिनियर है। तो जब भी कोई जॉइंट 3 members से मिलके बना होगा जिनमें से 2 कोलिनियर होंगे, तो देन द थर्ड मेंबर इज गोइंग टू बी अ जीरो फोर्स मेंबर। लेकिन शर्त क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट रिएक्शन इज बीइंग अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर जॉइंट। सो हमने 2 चीजें देखी हैं यहाँ। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अगर आपके पास किसी जॉइंट के ऊपर सिर्फ 2 मेंबर्स लगे हुए हैं और किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन जॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहा, तो इट मींस कि वो दोनों मेंबर्स जीरो फोर्स मेंबर होंगे। और अगर किसी जॉइंट पे आपके पास 3 मेंबर्स लगे हुए हैं और उनमें से 2 कोलिनियर हैं, तो तीसरा वाला मेंबर जीरो फोर्स मेंबर होगा, बशर्त ये कि उस जॉइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन जो है वो एक्ट ना कर रहा हो। सो अगर इसमें डी ए जीरो फोर्स मेंबर हो गया, सी ए जीरो फोर्स मेंबर हो गया, तो उनको मैं अपनी एनालिसिस से निकाल दूंगा और ओवरऑल ये जो ट्रस्ट का लोड है वो सारे के सारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बियर कर रहा होगा, जो कि आपको यहाँ लास्ट फिगर में शो किया गया है। सो आई होप के नाउ यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर्स ऑफ एनी ट्रस्ट स्ट्रक्चर। यस सर। सो अब अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रस्ट दी जाए, सबसे पहले तो आप जीरो फोर्स मेंबर्स को आइडेंटिफाई करके उसको अपनी सोल्यूशन से निकाल दें और उसको डायरेक्टली जीरो लिख लें। बाकी जो मेंबर्स बचे हैं उनके दरमियान जो है वो आप फोर्सेस डिटरमिन करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर सिर्फ एक ही चीज समझिए, ये जो हम सिग्मा एफएक्स लिया था, यहाँ सीए के साथ साइन थीटा क्यों आया सर? देखिए, आप एक्स एक्सिस कंसीडर कौन सी कर रहे हैं? दिस इज योर एक्स एक्सिस। यस सर। तो सीए का कौन सा कंपोनेंट इस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा? थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें ना। ये आप सीए के जो 2 कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ये 2 कंपोनेंट्स बनेंगे ऐसे ही है। यस सर। तो एंगल किसके साथ गिवन है? ये सर वाई कंपोनेंट के साथ। वाई, तो ये आपके पास एफ सी ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपके पास एफ सी ए साइन थीटा हो जाएगा, इजंट इट? यस सर, राइट। ओके सर, राइट, थैंक यू सर। जब भी आप मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस ही आप यूज करें, आप किसी भी अनकन्वेंशनल फॉर्म में एक्स वाई एक्सिस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि एक्स और वाई के दरमियान आपस का एंगल 90 डिग्रीज होना चाहिए। ये ना हो कि आप एक्स एक्सिस सी ए के अलॉन्ग ले लें, वाई एक्सिस सी डी के अलॉन्ग लेंगे, नहीं, वो आपके पास एंगल जो है वो 90 होना मस्ट है एक्स और वाई के दरमियान। लेकिन उसकी ओरिएंटेशन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कन्वेंशनल ही एक्स वाई यूज करें, आप किसी भी ओरिएंटेशन में इस एक्स वाई को ओरिएंट कर सकते हैं, बशर्त ये कि एक्स और वाई का आपस का एंगल 90 डिग्री मेंटेन रहे। ठीक है? यस सर, राइट। चलें, अब थोड़ा सा आपकी इसी नॉलेज को हम चेक करते हैं इन एग्जांपल 6-4, जिसमें कहा यह गया है कि यूजिंग द मेथड ऑफ जॉइंट्स we need to determine all the zero force members of the Fink roof truss shown and assume all joints are pin connected। यानी ये तमाम joints जो है वो concurrent हैं, pin connected हैं, हम इनको assume करेंगे। हमें इसमें कोई further analysis नहीं करना, we only need to identify the zero force members of this roof truss। ठीक है? So सबसे पहले हम किस joint से अपनी इंस्पेक्शन को स्टार्ट करें और जीरो फोर्स मेंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सी से सर। सी पे
सी पे कितने मेंबर्स लगे हुए हैं? 5 लगे मेंबर्स नजर आ रहे हैं। तो हमने तो जो कंडीशंस पढ़ी हैं वो या 2 मेंबर्स की हैं या 3 मेंबर्स की हैं, 5 की तो कोई कंडीशन नहीं है। पॉइंट ए ले सकते हैं सर। सर अभी सर, हमने B पे। जीरो फोर्स मेंबर फाइंड करना है ना, वो सिर्फ दूसरा हमने तो नहीं जीरो करना ना। फोर्स नहीं हमने सर फिर पॉइंट डी पे। सर डी भी यूज कर सकते हैं सर, पॉइंट जी बी पे चले कोई एक इनमें से उठा लेते हैं। सपोज आपने पॉइंट डी कहा, अगर मैं पॉइंट डी की बात करूं तो पॉइंट डी के ऊपर 3 मेंबर्स लगे हुए हैं, इनमें से 2 कोलिनियर हैं। तो जब हमने पढ़ा था कि 3 मेंबर्स लगे हों, 2 कोलिनियर हों, तो तीसरा मेंबर क्या होता है? सर जीरो जीरो फोर्स मेंबर। इट मींस कि मेरे पास जो डीएफ है इट इज गोइंग टू बी अ जीरो फोर्स मेंबर एज पर अवर डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड। यहां तक क्लियर है रेक को? व्हाट अबाउट पॉइंट जी? सर यहाँ पे 2 कोलिनियर हैं और एक जीरो है सर। तो यहाँ पे G- ये तो G- कोलिनियर है, FGC जीरो हो जाएगा। सो इट मींस कि ये क्या होगा? It is also going to be a zero force member, isn't it? Yes sir. तो 2 मेंबर्स तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए जो जीरो फोर्स मेंबर है। वन इज डीएफ, द अदर वन इज सीजी। एनी अदर मेंबर जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकें जीरो फोर्स मेंबर के तौर पे? सर हम ए और ई को नहीं ले सकते, वहाँ सपोर्ट लगेंगे। दोबारा सर, रिपीट ये तो जी। कोई और मेंबर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीरो फोर्स मेंबर? सर BH हो सकता है। देखें, बीएच के लिए आप पहले ये बताएं कि किस जॉइंट को कंसिडर करेंगे, बी को या एच को? सर B को। देखें, अगर बी को करेंगे तो बी पे तो एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है, isn't it? यस सर। तो वो कंडीशन क्या कहती है? दोनों सूरतों में जो हमने 2 जॉइंट या 3 जॉइंट की बात की थी, दोनों सूरतों में था कि कोई एक्सटर्नल लोड या सपोर्ट रिएक्शन उस जॉइंट के ऊपर एक्ट ना करते हो। तो बी से तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि बी पे तो एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है 2 किलो न्यूटन का। ओके सर। Any other joint or any other link which can be identified as a zero force member? सर FC। बिल्कुल ठीक है। सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर जॉइंट एफ, जॉइंट एफ पे देखें डीएफ तो निकल गया, वो जीरो फोर्स मेंबर है। इट मींस कि अब आपके पास 3 मेंबर्स जॉइंट एफ पे ज्वाइन हो रहे हैं। वन इज जीएफ, द अदर वन इज एफई, द थर्ड वन इज एफसी। जीएफ और एफई कोलिनियर हैं। इट मींस कि आपके पास ये वाला जो मेंबर है विच इज FCF, it is also going to be a zero force member. Is this point clear to all of you? Yes sir. अब इन 3 के अलावा क्या मजीद कोई ऐसा मेंबर भी है जो कि जीरो फोर्स मेंबर हो? सर H हो सकता है ना? देखें H कैसे होगा? H पे 4 लिंक्स लग रहे हैं, तो 4 लिंक्स वाली कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, या 2 वाली है या 3 वाली है। ठीक है सर, ठीक है वो ठीक है। It means that in this particular trust we have 3 zero force members, GC, DF and FC. It means कि जब मैं उनको हटा दूंगा तो आपकी बाकी ये जो ट्रस्ट बची है ये पूरे के पूरा लोड जो है वो बियर कर रही है। और आप अगर अपनी एनालिसिस करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ इन मेंबर्स में फोर्सेस फाइंड करेंगे। यहाँ तो मैंने इक्वेशंस अप्लाई करके सेटिस्फाई किए हैं इन चीज़ों को। आप जब एक्चुअल प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन इक्वेशन को लिखने की। डायरेक्ट इंस्पेक्शन से आप लिख दें कि ये मेंबर्स जो है वो जीरो फोर्स मेंबर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। लेकिन इंस्पेक्शन से जब आप लिखें, ये तो मैथमेटिक्स के साथ इसको प्रूव भी किया जा रहा है, इंस्पेक्शन के साथ लिखें अगर आप तो काइंडली वो थोड़ा सा सही लिखें, 2-3 दफ़ा सोच लें कि क्या आप जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो गलत तो नहीं अप्लाई कर रहे जीरो फोर्स मेंबर्स के लिए। ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एग्जाम्पल 6-4? ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड। हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कर लें अब।
चलें, सो दिस इज द स्लाइड जो कि आपके लिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिस तरह शुरू में मैंने कहा था एग्जाम्पल्स तो ऑलमोस्ट हमने सारी सॉल्व कर ली हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कुछ हम आज की क्लास में करेंगे, मे बी 1, 2 या 3, और कुछ प्रॉब्लम्स आपको एज अ असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो आज दे दी जाएंगी, जो कि मोस्ट लाइकली संडे या मंडे को आपने सबमिट करवानी होंगी। और इसी टॉपिक में से आपका क्विज नंबर 2 भी नेक्स्ट वेडनेसडे को 4:30 PM पे LMS पे कंडक्ट किया जाएगा। तो थोड़ा सा गौर से इन तमाम प्रॉब्लम जो अभी हम एक्सरसाइज के करें उनको देखें, क्योंकि आपने असाइनमेंट में भी इसको सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, और आपका क्विज भी इसी टॉपिक से कंडक्ट होगा नेक्स्ट वेडनेसडे। So starting with problem 6-2, in which balcony is being supported by the truss structure as shown to you. So the truss used to support a balcony is subjected to the loading shown. Approximate each joint as a pin joint, कि हम हर joint को as a pin joint consider करें, and we need to determine the force developed in each member of this truss. Moreover, we also need to indicate which members are in tension and which members are in compression. The loading is given to us as P1 to be equal to 600 pound and P2 to be equal to 400 pound. ये आपके पास लोड गिवन है। आपने हर मेंबर के, ये जो ट्रस्ट का हर मेंबर है, इसमें फोर्स कितनी डेवलप हो रही है वो डिटरमिन करना है, और साथ साथ हमने जो है वो ये बताना है कि ये मेंबर्स टेंशन में हैं या कंप्रेशन में हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू आइडेंटिफाई एनी जीरो फोर्स मेंबर इन दिस ट्रस्ट? सर ये मेथड ऑफ जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है? जी, मेथड ऑफ जॉइंट से ही हमने सॉल्व करना है, लेकिन मेथड ऑफ जॉइंट के अंदर जीरो फोर्स मेंबर तो एक ऐसी चीज़ है ना जो कि आपकी कुछ एनालिसिस को सिंपल कर देती है अगर आप उन मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर लें। लिहाजा मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप कोई जीरो फोर्स मेंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सर इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई है। नो सर। नो, क्योंकि वजह क्या है कि अगर मैं जॉइंट ए की बात करूं, इस पे भी अप्लाइड लोड आ रहा है, जॉइंट बी की बात करूं, इस पे भी अप्लाइड लोड आ रहा है, जॉइंट डी की बात करूं तो इस पे 4 मेंबर्स लगे हुए हैं। लिहाजा कोई मेंबर भी मेरा उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो कि मैंने इससे पहले पढ़ी थी। लिहाजा इनमें से कोई भी जीरो फोर्स मेंबर नहीं है। तो पहली बात तो ये होगी कि कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं है। अब अगर कोई जीरो फोर्स मेंबर नहीं है, सो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय एनालिसिस? कहां, किस जॉइंट से स्टार्ट करूं? जॉइंट ए से। पॉइंट ए। Okay, so if I draw the free body diagram of joint A, I am going to write this force as FAB, और चूंकि unknown force है, I am going to assume it is in tension. Then the second force which is acting on this joint is going to be FAD. ये दो अदद forces आपके पास आ गई हैं। एक applied load है, so if you are using the conventional XY coordinate system, आप समेशन fx जब लिखेंगे तो कौन सी फोर्सेस जॉइंट ए के ऊपर x डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं? सर FAB प्लस FAD cos 45. So FAD cos 45 should be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Similarly, once you are applying summation Fy equal to 0, the forces which are acting along y-axis are minus F. Sir, negative sin 45 minus equal to minus 600. ठीक है, ये आपके पास दो अदद फोर्सेस y डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी जिनको आपने यहाँ लिख लिया। तो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। वंस यू सॉल्व इट, FAD जो है वो आपके पास आ गई टू बी इक्वल टू minus 848.5 pounds, and this negative sign indicates कि आपके पास ये कंप्रेशन में आई। इसी तरह आपके पास FAB जो है that comes out to be 600 न्यूटन या 600 पाउंड्स, और आपके पास ये पॉजिटिव आई, इट मीन्स कि ये टेंशन में होगी। क्लियर है यहाँ तक? इट मीन्स कि अब मैं अगर थोड़ा सा इन दोनों लिंक्स के हवाले से, जिनके हवाले से मुझे पता चल गया है, मैं FAD को कंप्रेशन में लिख लूं और FAB मेरे पास टेंशन में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट जॉइंट जिसके ऊपर मुझे मूव करना चाहिए? बी सर, पॉइंट बी। चलिए पॉइंट बी पे मूव कर गए। तो वंस आई एम मूविंग टू पॉइंट बी, द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग हियर आर दिस अननोन फोर्स, जिसको मैं FBC के तौर पे लिख लूं, और इसके अलावा FBD अगेन अननोन फोर्स है, उसको मैंने अवे फ्रॉम दैट जॉइंट शो कर दिया। व्हाट अबाउट FAB?
वो क्या आई थी स्टेप 1 में? टेंशन आई। टेंशन आई थी। तो टेंशन को आप किस तरह ड्रॉ करते हैं? टुवर्ड्स दैट जॉइंट और अवे फ्रॉम दैट जॉइंट? अवे फ्रॉम बी। अवे फ्रॉम पॉइंट बी आप शो करेंगे, तो आपने एफ ए बी को टेंशन की वजह से अवे फ्रॉम पॉइंट बी शो कर दिया। एक अदद आपके पास अप्लाइड लोड है। सो वंस आई एम राइटिंग समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ऑन जॉइंट बी, कौन सी फोर्सेस बी डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं? एक्स डायरेक्शन में। सर एफ बी सी माइनस एफ ए बी। एफ बी सी माइनस एफ ए बी शुड बी इक्वल टू 0। इससे आपके पास एफ बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ए बी के बराबर और पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स कि आपके पास टेंशन में आई। क्लियर है यहाँ तक? ओके, मूविंग टू समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। पॉइंट बी के ऊपर वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? माइनस एफ बी डी माइनस 400 माइनस एफ बी डी माइनस 400 शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आपके पास एफ बी डी कितनी आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव कंप्रेशन में होगी सर। तो नेगेटिव आ गई। इट मीन्स कि आपके पास ये लिंक बी डी जो है वो कंप्रेशन में आ गया। सो अब अगर मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम पे थोड़ा सा ये फोर्सेस रब कर लूँ और सिर्फ जो लिंक्स मेरे पास आ गए हैं, मेरे पास बी सी जो लिंक है ये टेंशन में आया था, तो मैंने यहाँ इसको टेंशन में लिख लिया। बी डी जो है वो कंप्रेशन में आया था, तो इसके साथ मैंने यहाँ कंप्रेशन लिख लिया। ओके, कौन सा लिंक अभी बचा है जिसकी फोर्सेस अभी मुझे नहीं आइडेंटिफाई हुई? सर पॉइंट डी। तो सी डी और डी ई ये दोनों मेंबर्स में अभी फोर्सेस मुझे नहीं पता चली। सो आई एम गोइंग टू कंसिडर जॉइंट डी। जॉइंट डी को जब मैं कंसिडर करूंगा तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, चूंकि डी अननोन है, मैं अज्यूम करूंगा इट इज इन टेंशन। उसको मैंने अवे फ्रॉम डी बना लिया। इसी तरह एफ डी सी अननोन है, उसको मैंने इसके टेंशन के तौर पे अज्यूम कर लिया। व्हाट अबाउट एफ बी डी? ये मैं किस डायरेक्शन में बनाऊंगा? सर ये टुवर्ड्स कंप्रेशन। चूंकि बी डी लिंक कंप्रेशन में था, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम पे इसको ड्रॉ करूंगा, इट इज गोइंग टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स दैट पॉइंट डी। मैं इसको लिख देता हूं एफ बी डी। ओके, व्हाट अबाउट एफ ए डी? सर ये भी टुवर्ड होगा, ये कंप्रेशन में सर। ये भी कंप्रेशन में। तो इसको मैं जब ड्रॉ कर रहा हूं तो इसको भी मैं टुवर्ड्स डी ड्रॉ करूंगा और मैं लिख लूंगा इसको एफ ए डी। क्लियर है यहाँ तक फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। Okay, now I am going to apply the equations of equilibrium starting with summation fx. What are the forces acting along x direction? It is FDE. इसके अलावा FDC का एक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट आएगा? सर FDC का सर कॉज कंपोनेंट आएगा और FAD का भी कॉज, FAD का भी कॉज कंपोनेंट आएगा। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा एडी का? सर पॉजिटिव होगा। ओके, व्हाट अबाउट समेशन एफ वाई? वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस हैं? सर नेगेटिव एफ बी डी। नेगेटिव एफ बी डी और सर पॉजिटिव एफ डी सी कॉस 45। ओके, एफ डी सी कॉस 45 with a positive sign और FAD नेगेटिव sin 45 with a FAD sin 45। ठीक है, तो ये आपके पास तीन फोर्सेस आ गई एंड यू आर गोइंग टू पुट देम इक्वल टू 0। अननोन्स कौन से हैं इन दोनों इक्वेशन में? आखिरी दो ये दोनों साइन के साथ नहीं आएंगे। देखें, वो एंगल 45 है तो इट मींस कि ये एंगल भी 45 होगा। तो आप सही कह रहे हैं। कॉस हमने जो वाई डायरेक्शन में, ऑल्सो अगेन फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम थीटा के टर्म में बात करें तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास साइन की फॉर्म में आना चाहिए रादर देन कॉस की फॉर्म में। ठीक है, इक्वेशंस में। तो सर आपकी आवाज नहीं आई सर। जी मैं कह रहा हूँ नोन्स कितने हैं इन दो इक्वेशंस में? सर दो हैं, एक डीसी और एक सर डीई। तो डीसी और डी दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं।
once you are solving these two equations you are going to get the value of those two unknowns. DE भी आपके पास आ गया और DC भी आपके पास आ जाएगा. क्लियर है? यस सर. तो कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एग्जांपल 6-2 अगर कोई है तो काइंडली आप अभी पूछ सकते हैं.